नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। तू हंस, तू मुस्कुरा, तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, और कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में होती है। इसलिए तू हंस, तू मुस्कुरा, तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और याद रखना कि न हार होनी चाहिए, न थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ कीजिए कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। अरे हार हार हार, आखिर कब तक हार? एक दिन हम इस हार को इतना हरा देंगे कि यही हार हमारे गले का हार बन जाएगा। और याद रखना कि जागते रहना है, पढ़ते रहना, और पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो आइए इन्हीं सभी मोटिवेशन के साथ आज स्टार्ट करेंगे हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है बेटा निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ इंट्रोडक्शन के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि आप लोग के क्या हाल चाल हैं, आप सभी लोग कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा, हालचाल होता रहेगा। तो बेटा चैप्टर का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति। अब ये निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले हमें कुछ और भी चीजें जानना होता है। मतलब ये है कि निर्देशांक क्या होता है, फिर ज्यामिति क्या होती है, फिर ये निर्देशांक ज्यामिति कैसे बना, यहाँ पर भुज कोटि क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल है, जिसका नाम है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होता। और जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, क्या? जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। ठीक है ना? तो क्या है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए वो किसी का जय जयकार नहीं होता, और जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेहनत के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। आप मेहनत के द्वारा अपनी कीमत को बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आम पत्थर पड़ा है तो उसकी कुछ कीमत नहीं है, लेकिन उसी पत्थर को जब थोड़े हथौड़े से फोड़ा जाता है, उसको भी अगर थोड़ा सा इमेज करें इस चीज़ को, तो उसको भी दर्द होता है। कि हमको एक छोटी सी कीले लग जाती है तो बहुत दर्द करता है, उसके तो पूरा हथौड़ा से और एक बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, उसमें से फोड़ते हैं उसको। इतना दर्द सहने के बाद उसकी कीमत बनती है। तो यही है, यहाँ पर भी आपको खून पसीना बहाकर एक कर देना है, मेहनत करते रहना है। ठीक है ना? चैप्टर 7 तक मैंने आपके साथ शिद्दत ईमानदारी के साथ मेहनत किया, आपको भी खूब मेहनत करना है। इसी तरह से आप आगे भी मेहनत करोगे तो बहुत ही जल्द हम लोग कोर्स के बहुत ही एकदम लास्ट पड़ाव पे होंगे, और बहुत ही जल्द हम रिवीजन शुरू कर देंगे, और आप एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ाकर आओगे। तो आप लोगों के द्वारा ही है, आप कितना अच्छे से पढ़ते हो, आप कितने क्वेश्चंस पूछते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मेहनत आपको करना है। मेरा काम है कोच सहारा देता हूं कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करना है, और एक क्वेश्चन बताता हूं तो 4 क्वेश्चन आपको उस तरह के करना है, तभी आप अच्छे बन पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बेटा चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि आखिर ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, भुज कोटि मतलब ये सब पढ़ना है। इसमें दूरी सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म क्या होता है। इतनी चीजें हैं जो कि हमें इसमें पढ़नी है। तो इस बात को याद रखिएगा, और मैं इस चीज को हटाता हूं और एक एक करके सभी को हम सीखते हैं अब। ठीक है ना? आइए एक एक करके सबको सीखते हैं। तो बेटा सबसे पहली हेडिंग आपके पास है निर्देशांक ज्यामिति की। किसमें की? पहली हेडिंग आपके पास आएगी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसे कहते हैं कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति, एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए जिन अक्षों की जरूरत पड़ती है, उसके द्वारा जो जरूरत पड़ती है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। मतलब इसमें कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिरता को, एक तल पर किसी बिंदु के स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें
अक्षों की जरूरत पड़ती है। किसके? निर्देशांक अक्षों की जरूरत पड़ती है, तो वहीं से हमारा निर्देशांक ज्यामिति का निर्माण हो जाता है। नहीं बात क्लियर हुई? तो एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी कि जब एक तल होता है, जैसे यहाँ पर ये तल है, ध्यान समझना, एक तल पर, तो देखो ये हो गया आपका तल, ये हो गया तल और ये हो गया तल। एक तल पर किसी भी बिंदु का, कोई भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हमें ये सब जरूरत करती है, निर्देशांक अक्षों की जरूरत पड़ती है, और जो हम यहाँ पे बना रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति कहलाएगा। निर्देशांक मतलब होता है किसी पॉइंट, कोई पॉइंट, और ज्यामिति मतलब वो होता है जिसमें हमें स्केल वगैरह जरूरत पड़ती है। अच्छा, ज्यामिति आप जानते रहे ना, ज्यामिति का मतलब बेटा ये होता है कि जहां पर हमें पेन, पेंसिल, स्केल, प्रोटेक्टर ये सब की जरूरत पड़ती है, वो ज्यामिति के अंतर्गत आता है। तो अगर हम लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें स्केल और पेंसिल की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ज्यामिति लगाया गया है। निर्देशांक मतलब किसी भी बिंदु की एक तल पर स्थिति को बताने के लिए हमें अक्ष खींचना पड़ता है। तो इस तरह से जब हम अक्ष खींचते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, तो उनको अब हमें जानना बहुत जरूरी है, उन्हें अब जानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो इससे हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, तो उन जानकारियों को जरा ध्यान से देखना, आप भी आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया और मैं यहाँ पर इस अक्ष के चीजों को भी लिख देता हूं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ज्यादा नहीं जी। अब देखो बेटा, यहाँ पर जब हम एक अक्ष को बनाते हैं इस तरह से, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सभी चीजों को जानना भी है। तो निर्देशांक अक्ष जो बनता है, ये जो बना है इसमें निर्देशांक अक्ष है। इसमें निर्देशांक अक्ष दो अक्ष होते हैं, एक ऐसे पड़ी हुई लाइन और एक ऐसे खड़ी हुई लाइन। तो जो पड़ी हुई लाइन होती है ये भी एक अक्ष है, निर्देशांक अक्ष, और जो वाई अक्ष होता है ये भी एक निर्देशांक अक्ष है। वाई अक्ष ये वाला, और जो पड़ी हुई लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? एक्स अक्ष। इसी का दूसरा नाम होता है क्षैतिज रेखा। क्या नाम होता है इसी का? इसी का नाम होता है क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। उसके बाद जो ऐसे खड़ी लाइन होती है इसको वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। उसके बाद जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को मिलते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। तो इस पॉइंट को बोलेंगे बेटा मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु, ठीक है ना, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं इससे पहले भी, ठीक है ना। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा इस चीज को, ठीक है ना। इसके बाद याद रखना, यहाँ पर कुछ चीजें और भी आपको जानना है कि जो इधर ये वाला नंबर होता है ये सभी प्लस में होता है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लस वाले नंबर होते हैं। ये जो ऊपर 1 2 3 4 5 जाता है ये माइनस में जाता, प्लस में होता है। इधर वाले ये जो नंबर हैं ये माइनस में होते हैं। क्या होते हैं ये? माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे। ये नीचे जब नंबर आता है इसको, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद ये होता है 1, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। इधर जब आओगे तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3 होता है, माइनस का 4 होता है, ठीक ना। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद आपको याद रखना है कि जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है तो इससे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 चतुर्थांश में बढ़ जाता है। इसके चतुर्थांश कितने बनते हैं? 4 चतुर्थांश। तो जो पहला चतुर्थांश होता है उसे पहला चतुर्थांश बोलते हैं, दूसरे वाले को दूसरा चतुर्थांश, तीसरे वाले को तीसरा चतुर्थांश, और चौथे वाले को चौथा चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ये याद रखना कि जब भुज और कोटि की बात आती है, अगला पॉइंट जो है यहाँ पर भुज और कोटि है, तो भुज और कोटि को भी ध्यान से समझना बेटा, भुज और कोटि को भी ध्यान से समझना है तुम्हें। समझ रहे हो बात को? भुज और कोटि को ध्यान समझने के लिए ये जान लो कि जब हम किसी पॉइंट की स्थिति को लिखते हैं, कोई पॉइंट किस स्थिति में आता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम जिन पॉइंट्स को यूज करते हैं उसमें से एक भुज होता है और एक कोटि होता है। तो याद रखना कि जब दो पॉइंट्स लिखेंगे तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है। एक्स को बोलते हैं भुज, वाई को बोलते हैं कोटि। मतलब जो पहले पॉइंट होता है उसको भुज बोलते हैं, बाद में जो लिखा जाता है उसे कोटि बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो पॉइंट एक्स और वाई मैंने लिखा, इसमें से एक्स भुज होगा। क्या होगा? एक्स जो होगा ये भुज होता है और वाई जो होता है ये कोटि होता है, ठीक है ना, जानते रहना।
अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो भुज को अब्सिसा बोलते हैं, कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो उसको मत जानो, जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो जब हम कोई पॉइंट को प्रदर्शित करते हैं तो वो उसकी कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है वो भी जान लो। जब हम किसी पॉइंट्स को प्रदर्शित करते हैं तो पॉइंट हमारे पास ऐसे आ सकता है 3 और फिर 4, यानी एक प्लस में दूसरा माइनस में, दूसरा माइनस में पहला प्लस में, दोनों माइनस में दोनों माइनस में, ऐसे आ सकते हैं। तो यानी याद रखना कि पहले एक्स अक्ष लिखते हैं। तो जब हम एक्स अक्ष की बात करते हैं देखो सारे नंबर प्लस में होते हैं, इसलिए एक्स प्लस में होगा, और वाई ऊपर जाता है तो वाई किस में होता है, प्लस में। तो इसके जो निर्देशांक, अगर कभी भी कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिसमें दोनों प्लस में हो तो समझ जाना कि पहले चतुर्थांश में होगा। दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं तो देखो इसमें पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स इसमें माइनस में होता है, फिर वाई अक्ष लिखते हैं तो वाई यहाँ पर प्लस होता है। तो अगर कोई पहला माइनस में हो दूसरा प्लस के साथ हो तो दूसरे में होगा। जैसे मैं यहाँ पे पूछ लूं कि -3, 4 कौन से चतुर्थांश में जाएगा, तो आप कहोगे सर जी पहला वाला माइनस में है दूसरा वाला प्लस में है, इसका मतलब इससे सीधे सीधा दूसरे वाले चतुर्थांश में चला जाएगा। थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले में मैंने बताया ना कि दोनों माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक्स अक्ष माइनस में है, फिर वाई अक्ष लिखते हैं तो वाई भी माइनस में है। तो जब दोनों पॉइंट्स ऐसे आ जाए कि -3 -4, तो समझ जाना है कि वो पॉइंट हमारा किस में जाने वाला है, तीसरे चतुर्थांश में जाने वाला है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका तीसरे में पहुंच जाएगा। चौथे में आते हैं तो बेटा चौथे में लिखने के लिए पहले एक्स अक्ष देखो प्लस में है, फिर वाई अक्ष भी देखो यहाँ पे माइनस में है। इसका मतलब कभी ऐसा कोई पॉइंट आ जाए पहला प्लस में हो दूसरा माइनस में हो। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक पॉइंट, मैं लिख देता हूं कि 3 और -5, बताओ ये किस में जाएगा, तो आप कहोगे सर जी पहला प्लस में दूसरा माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस का मतलब ये चौथे चतुर्थांश में जाएगा। तो बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हुआ क्या? बिल्कुल आसान था बेटा, आप आसानी से समझ गए होंगे इस चीज को। तो बताओ भुज और कोटि समझ में नहीं आया? अब आपके सामने कभी कभी पॉइंट्स ऐसे दे देगा, ये कह देगा 3 और 7 है, इसमें बताओ भुज कौन है कोटि कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले होता है वो एक्स अक्ष होता है, बाद में जो लिखा जाता है वो वाई अक्ष होता है। इसका मतलब इसमें भुज कौन सा है, भुज पहले वाला हुआ। यानी आप यहां से सीधा सीधा भुज बराबर कह सकते हो जो एक्स अक्ष होता है, मतलब कि 3 हो जाएगा, कट गया बट गया, चलिए कोई बात नहीं, काफी चीजें मैंने बता दिया था, उसमें काफी चीजें मैंने आपको बता दिया था, भुज और कोटि भी मैंने बता दिया था। दिक्कतें हो जाती कभी, पता नहीं कैसे फॉल्ट कभी कभी कट जाता है ऐसे। चलो 2 सेकंड लेके लिख लेते हैं फिर से। कक्षा 10 चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ये क्या सीख रहे हैं? परिचय। चलो आओ इसको उठा के ऊपर रख देते हैं ये। अब हम देखो सीख क्या क्या रहे थे, तो पहला निर्देशांक ज्यामिति था, पहला था निर्देशांक ज्यामिति, दूसरा है भुज कोटि, तीसरा है दूरी सूत्र, चौथा है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म। चलो मैंने फिर से लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने काफी चीजें बता दिया था आपको। तो भुज और कोटि में बात कर रहा था, तो अगर कभी आपके पास ऐसे एक्स और वाई है
तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, बता दिया ना। तो ये पहला वाले को बोलते हैं भुज और बाद वाले को बोलते हैं कोटि, ठीक है, ये भी आप जानते ही हो। इसको इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब आपके सामने कभी भी इस तरह पॉइंट आ जाए, इसमें कह दिया -3 -8, तो आप देख रहे हो साफ साफ ये दोनों पॉइंट माइनस में है, इसका मतलब किस में जाएगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आपके सामने कभी कभी मैंने ये भी बताया कि इस तरह पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा इसमें भुज बताओ, तो आपको पता है कि भुज x अच्छा होता है, तो यहाँ पे लिखोगे भुज, यही चीज मैं लिख रहा था तभी कट गया था, भुज बराबर -3। मैं पूछूं कोटि क्या होगा, तो कोटि बोलते हैं YH को, तो कोटि क्या है y मतलब -8। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो ये चीज समझ में आ गया। ओके, इसके बाद एक चीज और समझो कि देखो अगर कभी भी जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट अगर दोनों दिया होगा जीरो छोड़ करके, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, मैंने जैसे यहाँ पे एक ये लाइन खींचा, एक लाइन ये खींचा, तो अगर मेरे पास दोनों पॉइंट दिए होंगे x और y जीरो का छोड़ करके कुछ और होगा, तो हमेशा या तो इसमें होगा, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। लेकिन अगर दोनों निर्देशांक में से कोई एक जीरो आ जाएगा, जैसा मान लो 1 0 0, तो 0 0 तो आपको पता है कि इसको मूल बिंदु को बोलते हैं। ये क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है बेटा, क्या होता है, ये मूल बिंदु को बोला जाता है, मतलब ये जो होता है इसका निर्देशांक होता है। उसके बाद कभी भी पॉइंट ऐसे आ जाए कि x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण आपको पता होना चाहिए, x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण वो होगा बेटा, x अक्ष का समीकरण बराबर होता है y बराबर 0, ठीक है ना। और अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा, किसका, y अक्ष का समीकरण, तो इसको भी जानते रहना, y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष का समीकरण जो होता है बेटा वो होता है x बराबर 0, क्या होता है, x बराबर 0। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखना कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। रीजन क्या है, ध्यान समझना कि अगर कोई पॉइंट x अक्ष का समीकरण निकाल रहा हो, तो अगर कोई चीज x अक्ष पर है तो उस पर तो y का मान 0 होगा ना। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि 3, 0, इसका मतलब क्या है, x का मान यहाँ पर दिया है तो y 0 है। इसका मतलब ये लाइन को अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इसमें, तो आपको पता है x प्लस में, इसका मतलब 3 कहीं ना कहीं इधर आएगा, 1, ये 2, ये 3, और y 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट यहीं पर रह जाएगा। इसका मतलब इसका पॉइंट का नाम क्या है, 3, 0। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यहाँ पे x दिया था इसलिए लाइन सिर्फ x अक्ष पर रह गई। अगर सिर्फ y दिया होता, जैसे यहाँ पे दे देता हूँ कि मैं -2, तो देखो माइनस में 2 नहीं, ऐसे नहीं, उल्टा दे दिया, यहाँ पे लिखूंगा 0, -2, इसका मतलब x 0 है, y -2 यानी माइनस में, तो माइनस का 1 -2 यानी ये पॉइंट आपका यहाँ पर आया, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, -2। इसका मतलब तुमने देखा कि यहाँ पे y अक्ष दिया था जिसकी वजह से ये y अक्ष पर ही रह गया। तो अगर दोनों में से कोई एक 0 दिया है, तो जो वाला वैल्यू 0 को छोड़कर जो एक वैल्यू बचता है वो हमेशा उसी लाइन पर पॉइंट रह जाएगा। तो मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 3, 0 ये किस अक्ष पे रह जाएगा, तो देखो y 0 है ना, इसका मतलब x अक्ष दिया, तो इसका मतलब ये लाइन x अक्ष पर रह जाएगी। देखो ना x अक्ष पे, अगर आपके पास पॉइंट इस तरह दे दे, पूछा जाए किस अक्ष पे होगा, तो आप साफ साफ देख सकते हो ये x 0 y दिया, इसका मतलब ये y अक्ष पे रह जाएगा। और अगर कभी दोनों दिया होगा तो किसी न किसी कोऑर्डिनेट में जाएगा, या तो इसमें जाएगा, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, ठीक है ना। तो यही बोला जाता है। तो यहाँ पूछा जाए x अक्ष का समीकरण, तो जाहिर सी बात है अगर x अक्ष पर कोई चीज है तो y 0 होगा, इसलिए y बराबर 0। और अगर y अक्ष का समीकरण, तो देखो y बराबर y अक्ष का समीकरण यानी y दिया है यानी x बराबर 0 है उस सिचुएशन में, ठीक है ना भाई। जब y 0 होगा तभी तो x अक्ष पे रह गया, तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। और अगर y दिया है तो x 0 है, यानी y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। सिंपल है, बात क्लियर हुई यहाँ तक। ओके, भुज कोटि भी क्लियर हो चुका होगा। आइए अगला पॉइंट चलते हैं जिसका नाम है दूरी सूत्र। अब अगला पॉइंट आपके पास आएगा बेटा जिसका नाम है दूरी सूत्र। तो देखो दूरी सूत्र जान लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इसमें बेटा ये होगा कि आपके पास 2 पॉइंट्स दे देगा, क्या करेगा, 2 पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट ये दे दिया कोई भी P, और एक पॉइंट और है ये मान लो क्यों, 2 पॉइंट्स हैं, क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। अब जब पॉइंट्स हैं और हम पढ़ क्या रहे हैं निर्देशांक, तो जाहिर सी बात है वो दोनों पॉइंट्स को किस फॉर्म में देगा, मतलब कि नहीं उस फॉर्म में, इस तरह से, यानी इसका नाम x और y तो होता ही है किसी का, लेकिन x1 और y1 मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस बार 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका x2 y2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर x और y नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट हैं, अगर एक और होता तो उसको भी x3 y3 मानते।
तो यहाँ पर इन जब भी दो बिंदु आ जाएगा उनके बीच की दूरी का फार्मूला होता है। तो इसको दो बिंदु दिए हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा दो की ही निकलेगा पहला। अगर आगे भी होगा तो इन दोनों को निकाल लेंगे फिर आगे का निकलेगा, या इन दोनों का फिर इन दोनों का फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा यानी पी क्यू। कितना, यहाँ पर दो बिंदु पी क्यू है तो पी क्यू बराबर होता है बेटा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या दूसरा फार्मूला भी लिख लेना पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, ये इसको पलट के भी लिख दो चाहे x2 फिर माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस इसको भी पलट के फिर लिखना पड़ेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अब ये दोनों फार्मूले सही है, चाहे आप ये फार्मूला लगाकर दूरी सूत्र से निकाल लोगे 2 पॉइंट्स दे देगा, या फिर ये वाला लगा दोगे, आप दोनों में से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो। बात नहीं क्लियर हुआ क्या बताओ? यहाँ पर इस तरह दे देगा फार्मूला, चाहे ये वाला फार्मूला लगा दो चाहे ये वाला लगा दो, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो आप चाहे सीधा सीधा ये माइनस यानी x से x को ही घटाना, इतना याद रखना, ठीक है ना। चाहे बात पहले वाले से दूसरे वाले x को घटाओ चाहे दूसरे वाले से पहले वाले x को घटाओ, तो क्रम सही होना चाहिए। पहले अगर x1 माइनस x2 किए तो बाद में भी y1 माइनस y2 ही करना पड़ेगा। अगर आपने पहले x2 माइनस x1 किए तो बाद वाला भी y2 माइनस y1 करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हटा दिया जाए, ओके। आइए अब इस पर एक फार्मूला, इसी क्वेश्चन बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन दिया है आपके पास कि 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। 2, 1 और 4 किसके बीच की? 2, 1 नहीं 2, 3 है। 2, 3 कामा 4, 1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, मैंने बताया ना कि आपके पास इस तरह से नहीं फिगर दिया रहेगा, तो इस फिगर को आप नीचे बना सकते हो इस तरह से। 2 पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। अब यहाँ पर देखो 2 पॉइंट्स हमारे पास पता हो चुके हैं। 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो इसको हटा देता हूं मैं। यहाँ पर आप हल डालोगे इस तरह से। 2 पॉइंट्स, एक हमारे पास क्या है, एक पॉइंट हमारे पास है ये वाला, क्या है 2,3 और एक पॉइंट क्या है 4,1। तो मैंने क्या बताया कि पहले वाले पॉइंट को क्या माना जाएगा, x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। तो हमें pq के बीच की दूरी निकालना है, तो pq बराबर फार्मूला लगा दो, क्या होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अंडर रूट फिर से लगा दो, x1 रख दो, x1 कितना है 2 है, तो 2 माइनस y2 x2 कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है यहाँ से 3 है, माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट 4 में से 2 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 1 गया 2 तो 2 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये भी प्लस 2 दूनी 4 बराबर अंडर रूट 8। तो आप चाहो तो अंडर रूट 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हो, तो 1 2 बाहर आ जाएगा जोड़ा से और 1 अंदर रह जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाल लिया। अब बताओ कहानी समझ में आया, इतना आसान क्वेश्चन। अब आप इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से आप इस तरह क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट। अब आपको समझ आ गया ना दूरी सूत्र क्या होता है, फार्मूला भी समझ में आ गया, ओके। अब आइए अगला चलते हैं, विभाजन सूत्र है अगला जो पॉइंट आएगा बेटा, उसका नाम है विभाजन सूत्र। तो चलिए विभाजन सूत्र को भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलेंगे इसको, सेक्शन फार्मूला। अच्छा यहाँ पर इसको जानने से पहले एक चीज और भी जानते होंगे आप लोग कि संरेख और असंरेख जानते हो ना। संरेख का मतलब ये होता है कि कभी भी 3 बिंदु जब एक सीधी में होते हैं तो वो संरेख होते हैं, अगर कोई बिंदु इधर उधर हो गया तो फिर वो असंरेख होते हैं, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं। अब आपके पास यहाँ पर आएगा अगला विभाजन सूत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, SECTION
सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो चलिए सेक्शन फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास बेटा सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि कभी भी अगर दो पॉइंट आपके पास दे दिए जाए, जैसा अभी अभी मैंने कहा ना, ये दो पॉइंट, जैसे ये लाइन है, अब ये एक कोई पॉइंट है P और ये एक कोई पॉइंट है Q, ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और इस पर ये तो पता है इस वाले को क्या बोलते हैं, x1 y1, और ये वाला क्या होता है, x2 y2। अब यहां पर ये कह रहा है कि विभाजन सूत्र ये होगा कि जब वो कोई एक तीसरा पॉइंट क्या करेगा, इसे किसी भी पार्ट्स में डिवाइड करेगा, कोई भी पार्ट्स में। तो जैसा यहाँ पे विभाजन सूत्र में लगा रहा हूं, तो यहाँ पर एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q दिया है। अब आप चाहो तो इसको AB भी ले सकते हो, चलो AB ले लेते हैं, जैसा कि बुक में आपके AB दिया है तो हम AB ले लेते हैं, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है, A मान लो, इसको B मान लेते हैं, ठीक है ना। अब सेक्शन फार्मूला मतलब ये होगा कि इसको कोई एक पॉइंट किसी भी रेशियो में डिवाइड करेगा। कौन सा रेशियो में, तो कोई पॉइंट एक बीच में ले लो, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि नाम है P और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y हैं। ये इसे किस पॉइंट में डिवाइड करता है, m/n में। किसमें, m/n में। मतलब यहां से डिवाइड करेगा तो हमें नहीं पता कितना पार्ट इधर है कितना पार्ट इधर है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया इतना पार्ट m होगा इतना पार्ट n होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला बना दिया गया महोदय जी के द्वारा कि अगर P आपको xy निकालना है, Pxy, तो x वाले के लिए फार्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपान m+n, और y वाले निकालना है तो y के लिए होता है my2 प्लस ny1 अपान m+n। तो ये फार्मूला भी हो गया और आपको इस फार्मूले को याद रखना है, वरना मामला आगे बढ़ा जाएगा। ये लो, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। यही आपके पास कभी भी ऐसे दे देगा कोई क्वेश्चन, कह देगा कि दो बिंदु इतने हैं, इनके ये इसे कोई एक अदर पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट 3:4 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो बताओ उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस तरह से अंतः विभाजन करेगा। तो ये पॉइंट अंदर विभाजित कर रहा है ना, पॉइंट देखो दो लाइन इतनी है इसके बीच में, इसका मतलब ये अंतः विभाजन हुआ। अगर बाहर करता तो फिर बाहर विभाजन हो जाता। तो आपके तो वो है नहीं कोर्स में, सिर्फ इसी को जानना है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेंगे तो हमें आसानी से हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और इसके माध्यम से लगाने का प्रयास करते हैं। हटा दो इसको, चलो अब मैं इसको हटा देता हूं। इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो दो बिंदुओं 4, और 8, को जोड़ने वाली। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। चलो मैं इसको पूरा हटाता हूं, आपके सामने क्वेश्चन को करता हूं। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक करो जो कि उस बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं 4, किसको 4, ये लो 4, ये हो गया 4, तथा एक दूसरा पॉइंट 8, 5 को जोड़ने वाली। ये दो पॉइंट्स मैंने ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ के हैं। तो मान लो इन दोनों पॉइंट्स का नाम ले लेते हैं, ये A है और ये B है, ठीक है ना। मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स के नाम है, को जोड़ने वाली और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आंतरिक रूप से यानी यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है जो कि XY है, वो इसे 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। थोड़ा सा वैसे ही लो भाई, 3 बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा पार्ट ले लो, इधर का 1 छोटा पार्ट ले लो। तो कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, मतलब हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया कि पहला वाले को x1 और y1 मानेंगे, ये xy रहेगा, ये x2 और y2 माना जाएगा। अब हमें बिंदु किसके निकालना है, P ब्रैकेट में x, y के। तो क्या जानते हैं फार्मूला, mx2 प्लस nx1 अपान m+n, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है my2 प्लस ny1 अपान m+n। आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो y बराबर लेकर के एक बार इसको, लेकिन साथ में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इधर आप ये p x माइनस वाई चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। यम रख दो, यम कितना होगा, तो मैंने बताया ना पहले वाला जो होता है वो यम होता है, बाद वाला यन, यानी m बराबर 3 है तो 3 रख दो, इंटू x2 कितना है ये वाला 8 रख दो, फिर प्लस n कितना है 1 है, इंटू x1 कितना है 4 है, और अपान कर दो m कितना है 3 और फिर प्लस का 1,
ठीक है ना, कामा यम कितना है, यम देखो 3 है, इंटू y2 कितना है, y2 5 है, प्लस n कितना है 1 है, और मल्टीप्लाई करना y1 को, y1 कितना है माइनस का 3 है, और पूरे के बटे में कर देंगे यम प्लस n मतलब 3 और 1 जोड़ देंगे, 3 प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा p x कामा y बराबर, देखो 8 त्रिक 24, देखो 8 त्रिक 24 और 4 1 कम 4, तो 24 और 4 28 हो जाएगा, और 28 बटे 3 1 4 कर देंगे। यहाँ पर देखो 5 3 15 और 3 1 कम 3 माइनस का, तो 15 में 3 गया कितना बचेगा 12, तो 12 बटा 3 1 4। अब इसको काट लो आप, ये थोड़ा ब्रैकेट में था कर दो, इसको ब्रैकेट में पूरा कर लेना, ये ब्रैकेट में रहेगा इस तरह से जैसे इधर है। तो 4 1 कम 4, 4 7 28, 4 1 कम 4 3 12। इसका मतलब आपने यहाँ से p x कामा y के जो निर्देशांक निकाल लिए, 1 7 कामा 3, यही हो गया इसका आंसर। तो देखो p और q के निर्देशांक आ गए ना हमारे पास, 1 7 है 1 3 है, यानी जो इसका निर्देशांक आएगा वो 7 कामा 3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को करना होगा। अब बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया है, आप पूछ लो। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे। तो ये होता है विभाजन सूत्र। तो अभी आपको फार्मूला सिर्फ याद होना चाहिए कि विभाजन का सूत्र का फार्मूला होता है पी एक्स वाई बराबर mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और y वाला my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ठीक है, ओके। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते जाओगे, वरना आपको दिक्कतें हो जाएंगी। चलिए अगला आते हैं। अब इसके बाद अगला आता है, इसी में एक चीज और होता है, इसी का पार्ट होता है, वो होता है मध्य बिंदु प्रमेय। क्या होता है? इसी में होता है एक और मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई रेखा ऐसे है, ठीक है, ये A है और ये आपका B है, ये क्या है आपका x1 और y1, ये आपका x2 और y2, और इसको कोई पॉइंट यहां पर मध्य बिंदु यानी बीचों बीच कट कर रहा है, यानी यहां से यहां तक तो m होता है और इधर n। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये बीचों बीच बिल्कुल कट कर रहा है तो जितना पार्ट इधर होगा उतना पार्ट इधर होगा, यानी m और n दोनों की वैल्यू बराबर होगी। यानी अगर मैं m इधर 1 लेना चाहता हूं तो इधर भी इसको भी 1 ही लेना पड़ेगा, राइट। तो आपके पास जो फार्मूला था p x y बराबर क्या था, m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। अभी मैं सिर्फ एक ले रहा हूं, तो ध्यान से देखो m कितना लेंगे बताओ, m और n दोनों बराबर हैं, तो मैं दोनों भाई एकदम बराबर बराबर, इसको 2 मानोगे तो इसको भी 2 मानना पड़ेगा, इसको मैं 1 मानूंगा इतना पार्ट तो इतना भी 1 ही होगा, क्योंकि उसने मध्य बिंदु पे कट किया है। तो अगर मैं m बराबर 1 रखूंगा तो 1 इंटू x2 ऐसे रहने देता हूं, यहाँ भी n बराबर 1 रखूंगा इंटू x बराबर 1 अपान नहीं x1 ही रहेगा, और अपान m प्लस n 1 प्लस 1, तो कितना हो गया x1 2 में 1 का मल्टीप्लाई तो x2 ही आएगा, यहाँ पे x1 का 1 में मल्टीप्लाई x1 ही आएगा अपान 1 1 2। इसका मतलब क्या हुआ कि p x y का मध्य बिंदु के लिए x वाला फार्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आया, ओके। तो अब ये चीज आपको करना नहीं है, डायरेक्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, इसका फार्मूला कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y वाला हो जाएगा इसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला होगा किसका, जब आपके पास मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा। आपके पास जब मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा तो एकदम बीचों बीच कट करेगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। अब बताओ कहां पर समझ में नहीं आया, आप लोग अब आसानी से कर सकते हो ना इस चीज को। तो अगर आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे तो mx2 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 y1 माइनस प्लस y2 बाई 2, और अगर आपसे विभाजन वाला पूछता है m और n का कोई अलग अलग रेशियो पे डिवाइड करेगा तो उसके लिए mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस 1 वो वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लो, मध्य बिंदु के निर्देशांक pxy बराबर, ठीक है ना, ओके। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है बेटा, अगला आपके पास आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला आपके पास आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या होता है। त्रिभुज जानते ही हो क्या होता है, कैसे बनता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी पता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स के फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब निर्देशांक दिया होगा तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स आपके पास दे देगा, उन तीनों पॉइंट से हम कोई भी एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ये मान लो एक ट्रायंगल बन गया,
ठीक है ना। अब तीनों के पॉइंट नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं मान लेता हूँ ए के निर्देशांक x1 और इसके y1 है, और इसके मान लेते हैं x2 और इसका y2 है, तो इसको आपको मानना पड़ेगा x3, y3। तो यहाँ से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा x1 और ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3, फिर लिखेंगे प्लस x2 लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y1 और फिर लिखेंगे प्लस का x3, फिर लिखेंगे y1 माइनस का y2 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। बताइए यहाँ तक कहाँ पे दिक्कत हो। ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो अगर आपके पास कभी भी कोई त्रिभुज दे देगा इस तरह से, और त्रिभुज के हमें निर्देशांक अपने से मानना होगा x1 y1, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, तुम यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बाकी ABC जिस हिसाब से लोगे उस हिसाब से शुरू कर देना। तो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे 3 पे खत्म हुआ तो यहाँ पे देखो x1 x2 x3 ही जाएगा, अंदर y वाला ही रहता। तो पहले y2 शुरू करेंगे, y2 से उसका आगे वाला y3 को माइनस करना है, फिर यहाँ पे y3 से आगे y1 आएगा, क्योंकि y4 तो आता नहीं, तो जाहिर बात है फिर से शुरू में पहुंच जाएगा। जैसा z होता है, z के बाद डायरेक्ट a आता है, शुरू में आ जाता है, z के बाद आगे कोई संख्या नहीं होता इसलिए। तो इस तरह y3 के बाद सीधा y1 ही आएगा, तो y1 फिर आगे y1 माइनस y2। तो इस फार्मूले को भी आप लोग नोट डाउन कर लो, ये भी फार्मूला आपको आना चाहिए, ये फार्मूला भी आपको भेजे में एकदम भरा होना चाहिए। जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो इस फिगर को बना करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, त्रिभुज के कुछ गुणधर्म होते हैं, त्रिभुज के कुछ गुणधर्म हैं वो भी जान लो कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो वह 3 बिंदु संरेख होते हैं। अगर कभी भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखना कि कभी भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता। 0 होने का मतलब कि वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज बनने के लिए 3 बिंदु की जरूरत पड़ती है बेटा, 3 बिंदु चाहिए। अगर त्रिभुज इतना छोटा बनेगा तब भी इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। अगर क्षेत्रफल 0 है तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु एक संरेख हैं, एक ही बिंदु पर रह गए, तीनों पॉइंट ऐसे ही लाइन पे है। अब एक लाइन का ऐसे हम क्षेत्र कैसे निकाल सकते, जब तक उसे लंबाई चौड़ाई ना हो तब तक नहीं बता सकते क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल इसीलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे रह जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो बात समझ आई। तो 3 बिंदु अगर संरेख हो गए तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। ये होता है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगला गुणधर्म। तो मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। अगला आते हैं, दूसरा है ये कि अगर कभी भी आपके पास बहुभुज दिया है, कोई बहुभुज वाला मतलब कि फिगर दिया हुआ है, कोई भी आपके पास बहुभुज वाला किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल, कोई भी बहुभुज आपके पास दे दिया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो त्रिभुज नहीं, मान लो उसमें त्रिभुज नहीं दिख रहा, जैसे कोई भी बहुभुज को देख लेते हैं। जैसे मैं इसको हटा देता हूं, अब इस पर आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसको अभी तो हटा देता हूं, अभी कोई काम नहीं है इसको। देखो ध्यान से, कोई आपके पास बहुभुज आ जाए, जैसा मैंने यहाँ पे ये एक बहुभुज बना दिया, ये ठीक है ना। या मैं थोड़ा सा इसमें इसको यूज कर लेता हूं, जब है सिस्टम। तो ये मैंने एक यूज कर लिया, ये बना लिया एक। आप देख पा रहे हो ये क्या बना दिया मैंने, एक ABCD रेक्टेंगल बना दिया। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब मुझे इन सभी के क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके विकर्णों को मिला दो, उसके विकर्णों को मिला करके या उसको त्रिभुजों में बांट करके आप उसका क्षेत्रफल बता सकते हो। यहां पर मैं कह देता हूं आपके पास इसके बिंदु के निर्देशांक कुछ भी हो, जैसे मैं कह देता हूं ये 2,3 है, ये -3 2,1 है, ये 3,4 है, ये 1,9 है, ये है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। आप किसी भी एक विकर्ण को मिला दो, ये मिला दिए तो आप साफ साफ देखते हो एक त्रिभुज के 3 विकर्ण मिल गए। एक त्रिभुज के हमें 3 पॉइंट्स मिल गए ना, आप देख पा रहे हो ना, एक ये एक ये एक ये। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी बताया था फार्मूला, उसके थ्रू आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो। अभी वही फार्मूला लगा करके आप इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो, ये वाले का, और फिर दोनों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। तो यहाँ पर आपका जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ABC और प्लस का एरिया ऑफ ACD। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए
और ये चीज आपको पता होगी तभी आप ये चीज कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी बहुभुज हो और भी बड़ा बहुभुज आ सकता है, तो कोशिश करो उसे ट्रायंगल में तोड़ने की, और ऐसा ट्रायंगल तोड़ो कि फिर सबको ऐड करने पर वो वाला बहुभुज बनना भी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने 2 ट्रायंगल में तोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये बहुभुज फिर से ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो सही होगा। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? तो आपको ये चीज क्लियर हुई त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका क्षेत्रफल जरा निकाल के देखते हैं, जैसे कि अभी हमने निकाला, क्या इसमें है या नहीं है। चलिए इसमें है ही नहीं क्वेश्चन, मैं इसमें लिखा ही नहीं हूं, चलिए कोई बात नहीं, हटाते हैं इसको। आइए हम अपने से एक कोई त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज के कुछ निर्देशांक अपने से ले लेते हैं। मान लो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उस त्रिभुज के तीनों निर्देशांक जो होते हैं ए बी सी वो आपके पास दिया है, ए बी सी। तो कहता है एक त्रिभुज है उसके ए बी सी आपको दिया हुआ है, उसका त्रिभुज का ए बी सी दिया हुआ है। चलिए त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल एक ए है 1,2 और बी दिया हुआ है -3,4 और सी दिया हुआ है 0,1, ये ठीक है ना। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज में इसको दर्शा लेते हैं। ये हमारा हो गया एक त्रिभुज, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ए लिख दो कितना है 1,2 और बी कितना लिया गया है -3,4 और सी कितना लिया गया है 0,1, ठीक है ना। तो आइए इसको बना लिए हैं। अब हमें पता है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। बेटा मैंने इसको अपने से माना है, ठीक है ना। हो सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आए, कैसे भी आ सकता है, तो मैंने अपने से इसको, तो इसलिए अभी ध्यान नहीं देना इस चीज को। बाकी तरीका समझो कैसे करना है, ऐसे ही लगाना कैसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ABC, 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x1 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3, क्या लिखेंगे y2 शुरू करते y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट बंद करके x2 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर ब्रैकेट बंद करके x3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर आएगा y1 माइनस y2, फिर ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। रख दो फार्मूले में सारी चीज, 1/2 रख दो। x1 कितना है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई y2 में, y2 कितना है ध्यान से देखो, यहाँ पे अच्छे से देखोगे तभी आएगा आंसर। माइनस y3 कितना है, y3 1 है तो 1 रख दो, प्लस x2 कितना है -3। तो देखो -3 यहाँ रखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट -3 लिख दूं, कोई दिक्कत। y3 देखो यहाँ पे 1 है, फिर माइनस y1 कितना है 2 है, 2, फिर प्लस x3 आप देख सकते हो 0 है, और फिर ये y1 कितना है, y1 2 है, और माइनस y2 कितना है, तो y2 आप देख सकते हो 4 है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो 1/2 हो जाएगा, ये 4 में से 1 गया 3, 3 1 कम 3 होता है। यहाँ पर देखो 2 में से 1 घटाओगे -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और या 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि 1/2 लिख दो और मल्टीप्लाई 3 और 3 6 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 होते हैं 6, मतलब इसका जो क्षेत्रफल आया वो 3 स्क्वायर यूनिट आया है। देख लो 3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्षेत्रफल ना इसलिए स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इसी तरह से आपका ट्रायंगल देखेगा तो सारे ट्रायंगल जितने भी होंगे सब पर ऐसे क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ते चले जाओ। मान चलो इसमें और एक ट्रायंगल इधर जुड़ा होता, उसका भी क्षेत्रफल निकाल के फिर लिखते एरिया ऑफ फिगर या एरिया ऑफ पॉलीगन्स जो भी बना होगा, ये वाला प्लस जो दूसरा आएगा उन दोनों को जोड़ देते तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाता। बताइए अब आपको इसमें कहां पर समझ में नहीं आया है, आप लोग कमेंट्स करके आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए बाकी बढ़ते हैं आगे, कुछ और चीज देख लेते हैं इसमें है तो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे चैप्टर के जो भी चीजें हैं वीडियोस में सीखेंगे। अगले वीडियो में क्या मतलब इसके जो भी एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो देखो मैंने सारा कुछ बता दिया, बहुत छोटा इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पर बेटा आपका ये चैप्टर का जो भी चीजें था वो सब कुछ फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर देखो तेजी से एक चीज फिर से मैं यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर फिर से आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ टोटली फार्मूला वगैरह। फिर से देखो निर्देशांक ज्यामिति मैंने बता दिया, भुज कोटि x और y होते हैं, भुज और कोटि में x, y होता है। दूरी सूत्र का फार्मूला तो देखो दूरी सूत्र मैंने अभी बताया आपको कि दूरी सूत्र जो भी होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर तुमने PQ लिखा है तो PQ बराबर अंडर रूट लिखेंगे क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहली एक्सरसाइज जिससे भरी पड़ी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला है विभाजन सूत्र। तो देखो विभाजन सूत्र के मैंने दो फार्मूले बताए। विभाजन सूत्र में जब उसे यम रेशियो n में डिवाइड करें, किसमें, यम रेशियो n में, अलग अलग, तो उसके लिए हमारे पास बताया था कि पी एक्स वाई बराबर क्या होता है, पी एक्स वाई बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पी एक्स वाई बराबर mx2 प्लस nx1 और अपान में m प्लस n, और दूसरा होता है my2 प्लस ny1 और अपान m प्लस n, ये होता है। इसके बाद अगला मैंने बताया कि मध्य बिंदु का, अगर कभी ये मध्य बिंदु पे कट करता है, मध्य बिंदु निर्देशांक, तो मैंने बताया कि अगर मध्य बिंदु पे कट करता हो तो उसके निर्देशांक अलग होते हैं। यानी उस सिचुएशन में क्या होता है कि m और n का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ये 1:1 ही होता है। तो जब यहाँ पे 1 रखोगे तो पूरा 1 का कोई मतलब नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका नया फार्मूला बन जाता है पी एक्स और वाई का, क्या, x1 प्लस x2/2 और दूसरा y1 प्लस y2/2, ये होता है अगला फार्मूला। आप इस चीज को नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक और बच रहा है, उसका भी फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना, यार ना हम हटाओ, मैं इसको ऊपर करके लिख देता हूँ, आ जाएगा। अगला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ए बी सी अगर आपके पास है, या पी क्यू आर जो भी लिखोगे उसका क्षेत्रफल होगा 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे, x1 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, x2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, y3 माइनस y1 लिखेंगे, फिर प्लस का x3 लगाएंगे, फिर आएगा y1 माइनस y2 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सारे फार्मूले मैंने यहाँ पर एक बार फिर से लिख दिया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो हल्के में नहीं रहोगे, मजे में रहोगे, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये सारे फार्मूले आपके सामने मैंने लिख दिया, इन सभी को स्क्रीनशॉट मार दो। पूरा इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है बस, हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही सारा कुछ है। इसे से घूम घूम के क्वेश्चंस आपको बनेंगे ढेर सारे, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पे करेंगे फिनिश, मिलेंगे आपसे जल्द ही। इसके इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया, आप नहीं है इसकी एक्सरसाइज के साथ, तो बस मिलते हैं आपसे उसी वीडियो के साथ। न संघर्ष न तकलीफ, न फिर खाक मजा है क्या जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे उस सीने में। तो अगर आग जलाओ, और वीडियो को पसंद हो आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं मेरे को आज पता है हेजिटेशन जैसे हो रहा है, ठीक है ना। भाई कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखो आराम से। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जय हिंद।